हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम 24 अक्टूबर 2025 की फ्राइडे की हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। हमारा ये सेशन रहता है द हिंदू डेली न्यूज़ एनालिसिस का। यहाँ पर हम इन 5 मेजर सब्जेक्ट से लेकर जितने भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर आने की संभावना होती है उनको हम अच्छे से कवर करते हैं। इसमें हमारे जो सब्जेक्ट रहते हैं पॉलिटी, आईआर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट। तो ये सभी जो है इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में करंट अफेयर के। कल हमने जो आपको क्वेश्चन दिया था कि भारत चीन संबंधों में पंचशील समझौता किस से संबंधित है, तो पंचशील समझौता जो है वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत पर ये काम करता है। इसके लिए इसको बनाया गया था, मतलब कि सह अस्तित्व के लिए, शांतिपूर्ण समझौतों के लिए। अब हमारी आज की फर्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। हमारी जो फर्स्ट न्यूज़ है ये है ट्रंप के द्वारा जो रशियन ऑयल पर अभी सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, प्रतिबंध। और अब जो भारतीय जो रिफाइनरीज हैं वो अब कोशिश करेंगी कि जो इम्पोर्ट है यानी कि आयात है उसमें कटौती करने की बात कर रही हैं। हालांकि इससे पहले जो ट्रंप ने भारत को कहा था कि आप रूस से तेल आयात करना बंद कर दीजिए, लेकिन उस समय पर भारत ने ऐसा नहीं किया था। लेकिन अब जो है ट्रंप ने प्रतिबंध लगा दिए। उससे क्या होगा कि कीमतें जो हैं वो 3% तक बढ़ जाएंगी पूरे विश्व में। अब देखिए, इस पर प्रतिबंध लगे तो कीमतें बढ़नेगी। अब भारत क्या होगा कि वहाँ पर जो आयात हो रहा है रूस से, रशिया से, वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा कीमत तो नहीं दे पाएंगे। धीरे धीरे कम कर देंगे, हालांकि बंद नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे कम कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पर हम ग्राफ में देखें कि ऑयल पर कितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है, रशियाज शेयर हैज़ डिप्ड इन 2025। यहाँ पर आप देख सकते हैं रशिया के जो शेयर है वो कम गिरे हैं, यहाँ पर डिप हो चुके हैं। इट स्टिल अकाउंट्स फॉर ओवर 30% ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल इम्पोर्ट। फिर भी इंडिया का जो 30% क्रूड ऑयल है यानी कि कच्चा तेल जो हम रशिया से मंगवाते हैं वो अभी भी वैसे ही बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते 2022 में बहुत कम था, 23 में और 24 में एकदम से बढ़ गया था। और अब हम अगस्त का ये पूरा डेटा दिया जा रहा है, तो इसमें 30% तक जो पूरा इंपोर्ट है वो रशिया से किया जाता है भारत के द्वारा। तो अब देखिए, इसको एक फंडिंग वॉर का नाम दिया जा रहा है। यानी कि जो ट्रंप है उन्होंने भारत को पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं ये वॉर में फंडिंग कर रहे हैं, जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि जो रशिया है उसकी पूरी सिचुएशन को, आर्थिक स्थिति को इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि वो युद्ध करने की स्थिति में ना रहे। तो लेकिन भारत क्या है, भारत अपनी ऊर्जा की जो सुरक्षा जो भी मतलब कि हित है उनको ध्यान में रखते हुए भारत है वहाँ से इंपोर्ट बंद नहीं कर रहा है। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, ट्रंप की एक बार तो नहीं चला, अब उन्होंने रशिया पर प्रतिबंध लगा दिए। अब इस प्रतिबंध पर से भारतीय रिफाइनरियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्री जो है भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट रिफाइनरी है ये, और ये रूसी तेल की प्रमुख खरीदार भी है, यानी कि वहाँ से बाई करती है तेल रशिया से। रोसनेफ्ट के साथ लंबे समय से अनुबंध को रोकने या कम करने की योजना बना रही है, और कंपनी ने बयान जारी करके कहा है कि सरकारी दिशा निर्देशों के अनुरूप, यानी कि जैसे उन्हें गाइडलाइंस दी जाएंगी, आयात को फिर से समायोजित यानी कि रिकैलिब्रेट करेंगी। एक और जगह से यानी कि एक और स्रोत से पता चला कि कंपनी जो है अमेरिकी सजा के जोखिम से बचने के लिए जोखिम नहीं लेगी। यानी कि जो अमेरिका सजा जो है, यानी कि जो अमेरिका सजा दे रहा है भारत को या और कंट्रीज़ को, तो उससे बचने के लिए ऐसा कोई भी जोखिम नहीं लिया जाएगा। तो सबसे बड़ी कंपनी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है वो भी इम्पोर्ट कम करने की बात कर रहे हैं। इसके बाद नायरा एनर्जी, ये रोसनेफ्ट की सबसे बड़ी शेयर धारक वाली भारतीय रिफाइनरी है, यानी कि शेयर मार्केट इसका सबसे शेयर ज़्यादा है रोसनेफ्ट में, जो कि रशिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है उसके साथ, क्योंकि वह रूसी राज्य कंपनी से तेल खरीदती है। इसके अलावा सरकारी रिफाइनरी जिसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड,
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऐसी 4 प्रमुख सरकारी कंपनियां जो कि रूसी तेल व्यापार दस्तावेजों की समीक्षा कर रही, यानी कि वो दोबारा वो भी कहीं ना कहीं रशिया के साथ जो हमारा तेल का व्यापार है उसमें कटौती करने की बात चल रही है। उनमें भी आपस में ये सुनिश्चित कर रही है कि रोसनेफ्ट या फिर लुकोइल से सीधे कोई भी आपूर्ति ना, यानी कि डायरेक्ट उनसे कोई भी हम सप्लाई ना ले। हालांकि ये कंपनियां जो है आमतौर पर मध्यस्थ के माध्यम से ही खरीदती हैं, इसलिए इन पर जो प्रभाव रहेगा वो इनडायरेक्ट पड़ेगा। यानी कि डायरेक्ट ये ऐसी मान लीजिए रोसनेफ्ट कंपनी है और ये जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, तो ये डायरेक्ट नहीं खरीदेगी, इनके बीच एक और कंपनी या इनके बीच एक और एक तरह से मीडिएटर की तरह काम करेगी कंपनी, उनके थ्रू ये खरीदेंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट क्या कहती है कि प्रमुख भारतीय रिफाइनरियां जो है रूसी खरीद को लगभग 0 तक कम कर सकती हैं। यानी कि उन्होंने ये दावा कर दिया कि जो भारत की रिफाइनरीज हैं वो 0 यानी कि 0 इंपोर्ट पर भी यानी कि काम कर सकती हैं। ये भारत अमेरिका व्यापार समझौते के लिए एक बड़ा जो उनके बीच बाधा बन रहा है उसको हटाने वाला कदम हो सकता है, जहां पर रूसी तेल खरीद जो है ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ा अजीब मैंने चिढ़ का विषय बना है कि वो इरिटेट हो रहे हैं कि रशिया से भारत जो है रशिया से तेल क्यों खरीद रहा है। पूरे विश्व के संदर्भ में क्या प्रभाव पड़ेगा चीन पर अगर हम इफेक्ट देखें तो चीन जो है चीनी राज्य जो तेल कंपनियां भी रूसी से खरीदती हैं। हालांकि छोटे स्वतंत्र रिफाइनरी अभी तक जारी रख सकते, लेकिन जो बड़ी खरीद यानी कि बड़ी कंपनीज वो अभी तक इसको निलंबित कर रही हैं। चीन रूस का सबसे बड़ा खरीदार है। इसके अलावा रूस की चुनौती क्या है, जो रोसनेफ्ट है और जो लुकोइल है दोनों मिलकर रूस के 4 मिलियन बैरल प्रतिदिन समुद्री निर्यात का आधा हिस्सा संभालते हैं। एशिया के जो बाजार है खास करके भारत और चीन की अगर हम बात करें, ये सबसे बड़े खरीदार है रशिया के। उस पर डिपेंड करने के कारण जो मॉस्को है उसकी युद्ध फंडिंग भी प्रभावित हो सकती है। यूक्रेन के जो रिफाइनरी हमले हैं उसके साथ ही संयुक्त प्रयास रूस को कमजोर करने का लगता है, यानी कि जो प्रयास किया जा रहा है कि रूस को कमजोर किया जाए। अब देखिए अगर हम भारत और रूस के थोड़े संबंध देखें कि उनका कैसा आपस में जो भी लेन देन चल रहा था आयात निर्यात, तो यूक्रेन युद्ध के बाद अगर हम देखें 2022 से तो उछाल और विवाद भी आया। महाविस्फोटन कब हुआ था, फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन आक्रमण पर बाद जो पश्चिम प्रतिबंध है उसने रूसी तेल सस्ता कर दिया था। भारत ने मौका बना लिया, मौके का फायदा उठाया और आयात को तेजी से बढ़ा दिया था। इसके बाद मई 2023 तक फिर 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन कुल आयात करते थे हम 35 से 40%, और उसके बाद 2025 में भी अभी हम देखें तो मतलब 34% तक हमने इंपोर्ट किया है रशिया से। इसके अलावा जो तेल उत्पाद है यानी कि मार्च 2025 में जो रशिया का तेल उत्पाद जो आयात हमने किया है वो 1.6 मिलियन टन रहा है, और भारत यूरोपियन यूनियन को रिफाइंड उत्पाद निर्यात में नंबर 1 बना है। यानी कि अब देखिए भारत जो है वो डायरेक्टली यानी कि जो भारत है वो सिर्फ अपने लिए तेल नहीं खरीदता बल्कि वहाँ से क्रूड ऑयल खरीद कर फिर यूरोपियन यूनियन को देता है। तो यूरोपियन यूनियन को भी भारत ने जब तेल निर्यात किया तो उसमें टॉप 1 पर रही है भारतीय कंट्री। इसके बाद रूस और भारत के जो ऊर्जा परियोजना का क्या विवरण है। ऊर्जा का जो रूस है वो भारत का प्रमुख भागीदार है, जिसमें रोसाटॉम जो कंपनी है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत का टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है कि 2047 तक जो परमाणु क्षमता है उसको 100 गीगावाट तक बढ़ाना, जिसमें रूसी सहयोग ये सबसे महत्वपूर्ण है। कुडनकुलम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर रूस भारत का एक सहयोग से ये बनाया गया था कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके अलावा इसकी क्षमता कितनी 6 इकाई है, हर एक इकाई में यूनिट में 1000 मेगावाट, और इकाई 1 और 2 जो है वो पहले से चालू है। 3 को 2025 में शुरू किया जाना है अभी, हालांकि इकाई 4 को 2026 में, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को एक साथ ही 2026 में ओपन किया जाए। इसके अलावा जो है हमारी वर्तमान स्थिति क्या है, निर्माण अभी तक जारी है इसका। रोसाटॉम ने 2025 में भारत को बड़े और छोटे क्षमता वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट के निर्माण में
स्थानीयकरण के लिए सहयोग की पेशकश की है। वो चाहते हैं कि हम अब स्थानीयकरण के लिए हर जगह पर यूनिट बनाकर तो भारत के साथ हम क्या कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा रोसाटोम जो कंपनी है भारत और तुर्की में नई परियोजना की तैयारी कर रहा है, जिसमें उन्नत और फ्लोटिंग रिएक्टर भी शामिल होंगे। इसके अलावा रूस ने भारत में 10 अतिरिक्त परमाणु रिएक्टर बनाने का समझौता भी किया है, जो कि अगले 20 वर्षों में बनाए जाएंगे। तेल और गैस परियोजना में क्या है, भारत और रूस का जो सहयोग है, संयुक्त उद्यम और निवेश करते हैं, जिसमें वंकोर नेफ्ट जो है उसमें ओएनजीसी विदेश, ऑयल इंडिया, भारत पेट्रो रिसोर्सेज ने रोस नेफ्ट से 23.9% हिस्सेदारी खरीदी है। सितंबर 2025 तक ऑयल इंडिया ने $1 अरब निवेश करने की मतलब की बात कही है। 91% निवेश का जो है वो वसूल कर लिया। इसके अलावा सखालिन एक जो ओएनजीसी का जो एक तरह से विदेश का निवेश करता है, ये एक ऐसी इकाई है। इस सितंबर 2021 में पेट्रोलियम मंत्री जो हरदीप पुरी थे, उन्होंने साइट का वहाँ पर दौरा किया था, भारतीय जो मंत्री हैं। इसके अलावा नायरा एनर्जी एक है, रेसनेफ्ट की भारत में सबसे बड़ी हिस्सेदारी वाली रिफाइनरी है। इसके अलावा भारत रूस के जो आर्कटिक सुदूर पूर्व में तेल गैस के उत्पादन की जो परियोजना उसमें भी रुचि दिखाते हैं। और रेसनेफ्ट जो भारत को हर साल 10 मिलियन टन की आपूर्ति करता है, यानी कि जो रेसनेफ्ट कंपनी है वो बहुत बड़ी सहयोगी है भारत की। इसके अलावा 2019 में पीएम मोदी ने जब यात्रा की तो ऊर्जा सहयोग पर बातचीत हुई। 2021 में व्लादिमीर यात्रा में रोसनेफ्ट, गैसप्रोम, नोवाटेक जो कंपनी है उन सभी से रिव्यू वगैरह लिए गए। उसके बाद जुलाई 2024 में मोदी की यात्रा हुई, तो अब जो है लंबे समय के लिए उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए। और फरवरी 2025 में रूसी ऊर्जा मंत्री जो है उन्होंने दिल्ली की यात्रा की और फिर आपसी सहयोग बढ़ाने की बातचीत कही। इसके बाद वर्तमान स्थिति क्या है, 2022-23 में व्यापार में जो तेल का सबसे बड़ा योगदान है भारत का। 2025 में भी अमेरिका के प्रतिबंध लग चुके हैं। हालांकि भारतीय जो रिफाइनरियां वो आयात कम कर सकती हैं, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं करेंगी। रूस ऊर्जा जो साझेदारी है जारी रखने का अभी भी विश्वास जता रहे हैं। इसके अलावा हाइड्रो पावर और परियोजनाएं क्या है, रूस भारत में कई हाइड्रो परियोजना को भी सहायता देने वाला है, जिसमें लागत करीब $1 अरब की बताई जा रही है। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा के रिन्यूएबल जो एनर्जी है, उसमें IRIGC-TEC के तहत जलवायु परिवर्तन, कम कार्बन विकास पर कार्य समूह, लेकिन विशिष्ट परियोजना का उल्लेख कम किया गया। इसके अलावा 2025 में जो एनर्जी वीक है वहाँ पर रूसी प्रतिनिधिमंडल, जिसमें नोवाटेक, गैसप्रोम आदि है, उन्होंने एक दूसरे के सहयोग पर बातचीत की है। अब ये तो हमने पूरा प्रभाव देखा, भारत और रशिया के साथ क्या क्या संबंध, मतलब कैसे उनके साथ सहयोग चल रहा है। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि रिसेंटली इंडिया साइंड अ डील नोन एज एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोऑपरेशन एरियाज इन द न्यूक्लियर फील्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। किस कंट्री के साथ भारत ने ऐसी एक डील साइन की है, तो वो है रशिया के साथ। ये 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन। द फंक्शन ऑफ हैवी वाटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू, यानी कि हैवी वाटर जो होता है उसका न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या फंक्शन होता है, तो स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये भी एक तरह से थोड़ा साइंस से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी ये करंट से रिलेट भी करता है। अब हमारी सेकंड न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं कि 90% जो गगनयान का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जो इसरो के चीफ हैं अभी, इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उनके जो चेयरमैन है वी नारायणन, तो उन्होंने कहा है, अभी ये रिपोर्ट दी है कि 90% तक जो गगनयान का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब इसको 2027 तक मतलब कि लॉन्च करने की बात चल रही है कि 2027 में इसको लॉन्च किया जाएगा। हो सकता है उससे पहले 2026 में भी इसको लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी हमें आसार दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये 2026 में भी वर्क कर सकता है। उन्होंने कहा कि द गगनयान मिशन इज गोइंग टू ऑन वेरी वेल। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा मिशन ये जाएगा। अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैज़ टू टेक प्लेस, यानी कि काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उन्होंने यूज़ किया इसमें। तो इसी वजह से उन्होंने ये जो चीज़ कही है, ये मतलब कि ये जो अभी किया जाएगा गगनयान मिशन जो है,
तो अब उन्होंने कहा है कि ये बहुत अच्छा है, मतलब बहुत बढ़िया जा रहा है। इसमें ये जो पहला हमारा भारत का होगा मानव अंतरिक्ष मिशन है, यानी कि ह्यूमन सेंट्रिक ये मिशन रहेगा पहला। तो अब हम थोड़ा इसको और डिटेल में देख लेते हैं। अब देखिए, इससे पहले यहाँ पर वो एक चीज़ और बताते हैं कि जो निसार है वो फर्स्ट सैटेलाइट है जो अर्थ को ऑब्जर्व करेगी विद अ डुअल फ्रिक्वेंसी एंड सिंथेटिक अपर्चर रडार, यानी कि SAR के जरिए। नासा का जो L बैंड एंड इसरो का जो S बैंड है, दोनों ही नासा के 12 मीटर जो मतलब कि 12 मीटर तक, मतलब कि 12 मीटर के साथ सहयोग कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें प्रमुख मतलब मुख्य बिंदु क्या है इस न्यूज़ के। तो जो नारायणन है उन्होंने कहा है कि मानव रोटेड रॉकेट जो है, क्रू मॉड्यूल, पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली, क्रू एस्केप सिस्टम, पैराशूट सिस्टम जैसे जो महत्वपूर्ण घटक है उनका तकरीबन डेवलपमेंट पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा है कि जो मानव सुरक्षा उसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा मिशन से पहले 3 मानव रहित जो अनक्रूड परीक्षण है उड़ानें G1, G2 एंड G3 वो की जाएंगी। पहली उड़ान में व्योमित्र नामक जो रोबोट है वो भेजा जाएगा, यानी कि जो मानव की सुरक्षा है उसके लिए इन्होंने पहले रोबोट को भेजने की एक योजना बनाई है। पहली अनक्रूड मिशन जो है दिसंबर 2025 में लॉन्च होने की संभावना बताई जा रही है। मानव युक्त मिशन क्या है, 2027 की शुरुआत में 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में भेजा जाएगा। मिशन 3 दिनों का होगा और जो क्रू मॉड्यूल भारतीय समुद्र है वहां में समुद्र में सुरक्षित उतरेगा। इसके अलावा 24 अगस्त 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट ये किया गया और ये बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। इसमें हेलीकॉप्टर से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो सिमुलेटेड क्रू मॉड्यूल है उनको छोड़ा गया था और 9 पैराशूट ने सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित की है, यानी कि जब वापस आएंगे अंतरिक्ष से उसके उनकी सॉफ्ट लैंडिंग को भी सुनिश्चित करना है। अब हम देख लेते हैं गगनयान मिशन क्या है। तो गगनयान जो है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की जो निचली कक्षा है यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट उसमें भेजना और सुरक्षित उनको वापस लेकर आना है। ये जो मिशन है भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद ये चौथा ऐसा देश बनेगा जो मतलब मानव अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करेगा। 23 अक्टूबर 2025 को इसरो के जो चेयरमैन है उन्होंने यही घोषणा की है कि 90% तक काम जो वो कंप्लीट हो चुका है। मिशन के प्रमुख बिंदु क्या रहेंगे, इनका उद्देश्य क्या है। तो 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो उनको 400 किलोमीटर वाली ऊंचाई की कक्षा में भेजना और 3 दिन का समय रहेगा इनका। क्रू मॉड्यूल जो है भारतीय समुद्र में सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, यानी कि इंडियन ओशन में इसकी लैंडिंग कराई जाएगी। इसके प्रमुख घटक यानी कि कौन कौन से इसमें प्रमुख जो एक तरह से घटक काम करने वाले हैं, तो इसमें जो है मानव रोटेटर रॉकेट रहेगा। GSLV Mk3 को मानव सुरक्षा मानकों के लिए अनुकूलित किया गया। क्रू मॉड्यूल होगा, यानी कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसमें जीवन रक्षक प्रणालियां भी शामिल है, जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह, ये सब कुछ जितना भी हमारे जीने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्रू एस्केप सिस्टम होगा एक, जो यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में अंतरिक्ष यात्रियों को बचाएगा। इसके अलावा पैराशूट सिस्टम होगा जो सुरक्षित लैंडिंग के लिए। पर्यावरण नियंत्रण और जीवन रक्षक जो प्रणाली है उनकी ऑक्सीजन, तापमान और जो अन्य आवश्यकता है उसको नियंत्रित करेंगे। इसकी प्रगति क्या 90% पूरा हुआ, जिसमें रॉकेट, क्रू मॉडल और प्रणालियों का विकास लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट उन्होंने कर लिया है जो कि सक्सेसफुली रहा और ये श्रीहरिकोटा में किया गया। इसके अलावा अनक्रूड मिशन जो 3 मानव रहित उड़ानें रहेंगी G1, G2 एंड G3। पहली उड़ान दिसंबर 2025 में और व्योमित्र यानी कि ह्यूमनॉइड रोबोट इसमें भेजा जाएगा। इसके अलावा 2027 की शुरुआत में इसकी लॉन्च का लक्ष्य रखा गया है। अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण यानी कि 4 अंतरिक्ष यात्री जिसमें ग्रुप कैप्टन रहेंगे प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन जो अजित कृष्णन, इसके अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला जो अभी नासा के एक मिशन में भी गए थे। तो इन सभी को ट्रेनिंग मिल रही है, यानी कि ट्रेनिंग दी जा चुकी। इसके अलावा ये रहे शुभांशु शुक्ला जो है अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर एक्सोम 4 मिशन में भी इन्होंने मतलब कि
इन्होंने वहाँ पर हिस्सा लिया, वहाँ पर गए थे स्पेस में, और अब इनको एक एक्सपीरियंस मिल चुका है इस चीज़ का। इस पूरे मिशन का महत्व क्या रहने वाला है? सबसे पहले तो स्वदेशी तकनीक को डेवलप करना। गगनयान पूरी तरह से भारत में विकसित है, बनाया गया, जो कि आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतीक है। इसकी लागत 10,000 करोड़ रुपए की रहेगी। भविष्य में ये जो मिशन है चंद्रयान 4 और 2035 तक जितने भी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है उसकी नींव रखी जाएगी कि भारत के द्वारा एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जाएगा। भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान क्षमता को वैश्विक स्तर पर यह मजबूत करने के लिए बनाया गया। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। मानव सुरक्षा यानी कि मनुष्य में इसमें जो जाने वाले यात्री हैं, जो भी अंतरिक्ष यात्री रहेंगे, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी, जिसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी गई है इसरो के द्वारा। तकनीकी जटिलताएं रहेंगी इसमें। कुछ क्रू एस्केप सिस्टम जैसे है ECLSS का जो सटीक कार्य करना यानी कि सही प्रॉपर तरीके से काम कर पाए। इसके अलावा समय सीमा और बजट के अंदर मिशन को पूरा करना, ये भी सबसे बड़ी चुनौती है भारत के लिए। अब इसमें क्वेश्चन कैसे होंगे? गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण कहाँ पर आयोजित किया गया है, यानी कि उनके जो ट्रेनिंग मिलेगी वो कहाँ पर दी जाएगी? तो ये है गगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर रूस, यानी कि रूस में इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। गगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर। गगनयान मिशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट उपयोग किया जाएगा? तो GSLV Mk3 जो है ये रॉकेट इसका यूज होगा। गगनयान मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसे इसरो द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। मिशन का लक्ष्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की निचली पृथ्वी की कक्षा में भेजना है। और मिशन में जो व्योममित्र एक मानव युक्त रोबोट है जो कि पहली मानव रहित उड़ान में शामिल होगा, यानी कि एक ऐसी उड़ान होगी जिसमें मनुष्यों को नहीं भेजा जाएगा। तो इसमें कौन से कथन सही है? इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अब हम चलते हैं हमारे एडिटोरियल की तरफ। तो एडिटोरियल है UN को रिलेटेड आ रहा है, जो कि भारतीय जो कांग्रेस के एक प्रमुख यानी कि नेता हैं उनके द्वारा, शशि थरूर, उनके द्वारा लिखा गया। तो ये बात कर रहे हैं जब मतलब कि एक वर्षगांठ मनाई जा रही है UN की, जब 1945 में UN को बनाया गया था जिस भी काम के लिए। तो ये कहते हैं कि उस समय को लेकर आज समय तक अगर हम देखें तो जो UN है वो पूरी तरह से अब परफेक्ट नहीं है। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि जो जिस काम के लिए इसको बनाया गया था, जिस पृथ्वी के लिए यानी कि जिस विश्व के लिए इसकी एक तरह से स्थापना की गई थी, विश्व की सेवा के लिए, उसको सर्व करने के लिए, आज वो पूरी तरह से बदल चुकी है। तो ये क्या बात करते हैं कि जो UN है यानी कि उसके लगातार अलग अलग मोटिव बदले जा रहे हैं। आज हम देखते हैं पूरे विश्व में जो स्थिति है वो पहले की स्थिति से बहुत ही डिफरेंट है। तो संयुक्त राष्ट्र की जो 80वीं वर्षगांठ है, 80th वर्षगांठ है जो यानी कि एनिवर्सरी, उस पर उन्होंने कहा है कि जो यानी कि UN है उसमें लंबे समय तक ये सेवा देने वाले भारतीय सांसद भी रहे हैं, यानी कि इन्होंने उनको सर्व भी किया वहाँ पर रहकर। तो UN को कहते हैं पूर्णता का नहीं बल्कि एक संभावना का प्रतीक मानते हैं, यानी कि वो परफेक्ट नहीं है, सिर्फ एक संभावना ही है। जैसे कि पूर्व महासचिव जो थे उस समय पर डैग हैमरशोल्ड, उन्होंने कहा था कि ये मानवता को स्वर्ग तक ले जाने के लिए नहीं बल्कि नरक से बचाने के लिए बनाया गया है। यानी कि अब देखिए, ऐसा नहीं है कि जो पूरी मानवता है, यानी कि एक तरह से आप एक चीज़ मान लीजिए, कोई एक मनुष्य है, एग्जाम्पल से समझे, एक मनुष्य है, तो UN बनाया गया कि इस मनुष्य को नरक से बाहर निकाले, ये नहीं है कि इसको डायरेक्ट स्वर्ग में भेज दे। तो इसी तरह वो कहते हैं कि पूर्णता का नहीं बल्कि एक तरह से संभावना का ये सिंबल है। अब देखिए UN क्यों इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि जो UN है वो विश्व के लिए एक दर्पण, मिरर की तरह काम करता है, जो कि जो जितने भी देश, उनकी एकता, उनके बीच जितनी भी असमानता है, इनइक्वालिटी है और भी आकांक्षाएं जो होती है, उन सभी को दर्शाता है। तो इसके महत्व के लिए पॉइंट क्या क्या आते हैं, यानी कि उन्होंने क्या चीज़ कही है कि मानवीय सहायता के लिए इसको बनाया गया, शांति स्थिरता के लिए, वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार किया गया और प्रतीकात्मक शक्ति के तौर पर। तो जो UNHCR है, शरणार्थी जिसमें आते हैं, WFP जो है खाद्य सहायता जिसमें आती है, यूनिसेफ, जितनी भी एजेंसियां हैं UN की, वो एजेंसियां युद्ध और जितने भी आपदा प्रभावित क्षेत्र होते हैं जहां पर कोई भी किसी भी प्रकार की जो आपदा आई होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह, इसके अलावा लाखों लोगों की जान बचाती हैं। यह उस शरणार्थी के लिए मायने रखता है जो कि आश्रय ढूंढ रहा है,
उस शांति सैनिक के लिए जो पहरा दे रहा है और उस राजनयिक के लिए जो नाजुक समझौता कर रहा है। यानी कि इन्होंने उन व्यक्तियों की बात यहाँ पर की है मोस्टली जो इन सभी में कार्य कर रहे हैं, जिनको इस चीज़ से बहुत फायदा होगा। इसके अलावा शांति और स्थिरता 70,000 से अधिक सैनिक जो शांति सैनिक नाजुक देश हैं वहाँ पर स्थिरता लाते हैं और तनाव को बढ़ने से रोकते हैं। यूएन की जो संधियाँ की जाती हैं, प्रस्ताव होते हैं, 2015 का जो सतत विकास लक्ष्य रखे गए थे एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, उनके माध्यम से जो मानव अधिकार है, लैंगिक समानता और जो सतत विकास है उसको बढ़ावा देना। इसके साथ ही राष्ट्रवाद और गलत सूचना के दौर में जो यूएन वैश्विक सहयोग है उसकी आकांक्षा का एक प्रतीक दिखता है, जो ये साबित करता है कि मानवता संसद के संवाद के जरिए आत्मशासन कर सकती है। इसके अलावा बदलता वैश्विक परिदृश्य क्या, ये भी उन्होंने एक चीज़ कही है कि जो पूरे विश्व का परिदृश्य लगातार वो बदलता जा रहा है और जिसमें जो संयुक्त राष्ट्र 1945 में जब स्थापित हुआ था उस समय की बात और आज के समय को अगर हम कंपेयर करें विश्व को तो बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं। उस समय विश्व द्विध्रुवीय था, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ में था, फिर ये एक ध्रुवीय हुआ, सिर्फ अमेरिका प्रधान हुआ और अब ये बहुध्रुवीय बन चुका है। यानी कि अब हम देखते हैं चीन भी आ चुका है, एक बहुत बड़ी शक्ति है, रशिया है, फिर अमेरिका और इसमें भारत भी अपनी एक मजबूत स्थिति बनाना चाहता है। जलवायु परिवर्तन, साइबर खतरे, महामारी, जो तानाशाही बढ़ रही, नए खतरे जो यूएन के पुराने ढांचे को चुनौती देते हैं। थरूर कहते हैं कि यूएन को इस बदलते परिदृश्य के साथ तालमेल बिठाना होगा, यानी कि यूएन का जो ढांचा है उसको बदलना होगा। विशेष रूप से जो सुरक्षा परिषद है उसमें भारत जैसे जो उभरते देश हैं उनको शामिल करना होगा, यानी कि यूएन में भारत जैसे देशों को एज अ परमानेंट मेंबर की तरह इनको शामिल करना चाहिए। इसके अलावा महत्व क्या है, यानी कि जो शक्ति संतुलन में बदलाव, उसके साथ ही वैश्विक दक्षिण का जो ग्लोबल साउथ का प्रभाव बढ़ना है उसको ये चीज़ रेखांकित करती है। अब देखिए रणनीतिक स्वायत्ता की चुनौती क्या है। भारत की जो विदेश नीति है रणनीतिक स्वायत्ता पर आधारित है, जिसका अर्थ क्या है कि किसी भी महाशक्ति गुट जैसे कि क्वाड, ब्रिक्स उसमें पूरी तरह शामिल हुए बिना भी स्वतंत्र निर्णय लेता है। यूएन चार्टर के जो सिद्धांत है संप्रभु, समानता और बहुलवाद के बिल्कुल अनुरूप है ये, लेकिन इसकी स्वायत्ता को बनाए रखना बहुत सारी चुनौतियां, जैसे यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट जो है, भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक आबादी है, शांति सैनिकों का अग्रणी योगदान करता है और एक उभरती आर्थिक राजनीतिक शक्ति है। तो यूएनएससी में स्थायी सीट की मांग करता है, लेकिन P5 जो यानी कि परमानेंट 5 जो कंट्रीज है, विशेष रूप से चीन जो है इस चीज़ का विरोध करती है, जो कि भारत की स्वायत्ता को लागू करने में बाधा डालता है। यानी कि भारत ने जब इसमें परमानेंट मेंबरशिप की डिमांड की तो चीन के द्वारा इसको ठुकरा दिया गया था। वैश्विक दक्षिण की आवाज यानी कि ग्लोबल साउथ की वॉइस क्या कहती है। ग्लोबल साउथ जो भारत है उसके भारत इसके हितों को बात करता है, हितों को उठाता है। छोटे विकासशील देश जैसे यूएन मंच पर बड़े देशों से मुकाबला करने का मौका देता है, लेकिन यहाँ पर भी चीन जैसे जो कंपटीटर है वो जटिल और भू राजनीतिक गतिशीलता से हमें जूझना पड़ रहा है। इसके अलावा भारत को पश्चिम और गैर पश्चिम देश है उनके बीच संतुलन भी बनाना पड़ रहा है, ताकि अपनी स्वतंत्रता, वैश्विक प्रभाव दोनों को बनाकर रख सके। अब देखिए भविष्य के लिए वो क्या कहते हैं, नवीकरणीय और सुधार की बात करते हैं। जो सुरक्षा परिषद है उसका विस्तार करना होगा। भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका जैसी जो कंट्रीज हैं, जो उभरते हुए देश हैं, उनको स्थायी सीटें दी जानी चाहिए। यह न केवल वैधता बढ़ाएगा बल्कि यूएनएससी को और ज़्यादा प्रभावी बनाएगा। थरूर कहते हैं कि ऐसा यूएनएससी जो कि प्रमुख हितधारकों को बाहर रखता है, ना तो वैधता रख सकता है और ना ही कोई परिणाम दे सकता है। इसके अलावा कार्य क्षमता में सुधार करना होगा। यूएन की जो नौकरशाही व्यवस्था है उसको फिर से स्थापित करना, क्षेत्रीय कार्य जिसमें शांति स्थापना करना, मानवों को सहायता देना, इन सभी को सशक्त बनाना है। डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके संकट में त्वरित प्रतिक्रिया देना होगा। इसके साथ ही नैतिक नेतृत्व की पुनर्स्थापना। यूएन को जो मानव अधिकार है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उन सभी के मूल्यों को लगातार लागू करना चाहिए, चाहे कोई भी देश इसका उल्लंघन करे। ये यूएन को नैतिक प्राधिकार प्रदान करेगा कि आप नैतिक मूल्यों के साथ काम करें। सदस्य देशों की जिम्मेदारी, देशों को वित्तीय राजनीतिक समर्थन देना होगा, जैसे कि अमेरिका जैसे जो देश हैं उनके बकाया भुगतान और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी ने यूएन को और कमज़ोर कर दिया है।
देशों को आलोचक के बजाय समर्थक बनाना होगा, यानी कि जो देश हैं उनको उसमें ऐड करके समर्थक अगर बनते हैं तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा उपलब्धियां क्या, ये जो मानवीय सहायता देता है, शांति स्थिरता पूरे विश्व के मानकों को ध्यान में रखकर बनाया गया। कमियां भी हैं इसमें कि पुराना ढांचा इसमें आता है, नौकरशाही और धीमी प्रक्रिया दिखती है, राजनीतिक दबाव बनता है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां ही इस पर दबाव बनाती हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि आशा का नवीकरण एक हो सकता है। थरूर जो कहते हैं कि यूएन का उद्देश्य मानवता को स्वर्ग की ओर ले जाना नहीं बल्कि नरक से बचाना है, तो ये एक महासचिव के द्वारा भी कहा गया था। 80 वर्षों में यूएन ने जीवन बचाए, मतलब बहुत सी मानवीय सहायता दी, मानक स्थापित किए, संवाद को बढ़ावा दिया, लेकिन इसकी जो विफलताएं हैं वो भी पूरी साफ साफ हमें स्पष्ट दिखती हैं। इसे त्यागना, अराजकता तो न्योता देना होगा, इसे सुधारना, आशा को नवीनीकृत करना है। इसके लिए भारत के लिए एक अवसर है कि रणनीतिक स्वायत्तता के साथ साथ वैश्विक दक्षिण यानी कि ग्लोबल साउथ और उत्तर के बीच सेतु बनने का एक तरह से ब्रिज बन सकता है। यूएन में भारत की जो भूमिका है शांति सैनिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मानवीय सहायता के माध्यम से इसे सुधारों का नेतृत्व करने की स्थिति देती है। थरूर का अंतिम संदेश क्या है कि यूएन उतना ही मजबूत है जितना इसके सदस्यों की इच्छा शक्ति, यानी कि जितना इसके सदस्य चाहते हैं कि ये मजबूत सिर्फ उतना ही है। ये न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझी जिम्मेदारी भी है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो यहाँ पर GS2 में ये क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एक्सप्लेन डिफरेंट फंक्शनल कमीशंस अटैच टू इट। तो इसमें बताना होगा यूएन के बारे में। डिस्कस द इम्पेडिमेंट्स इंडिया इज फेसिंग इन इट्स परस्यूट ऑफ अ परमानेंट सीट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि भारत ने अभी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुरक्षा परिषद में अपनी परमानेंट सीट की डिमांड की है, तो उसके बारे में बताएं, यानी कि उसके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं या फिर उसके लिए जो भी मतलब भारत चुनौतियों को फेस कर रहा है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो ये था हमारा आज का द हिंदू का सेशन। तो इसमें आपके लिए क्वेश्चन क्या आज के लिए, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाने का अधिकार क्या है, यानी कि सभी विधेयकों पर, केवल धन विधेयकों पर, संविधान संशोधन विधेयकों पर या फिर कोई विधेयक पर लागू नहीं होता। इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने कल के द हिंदू के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।